एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट समाप्त हो चुका है। महाराष्ट्र में राजनीतिक जो उहापोह की स्थिति थी वो ख़त्म हो चुकी है और कल यानी कि 2 जुलाई और 3 जुलाई को महाराष्ट्र का विधानसभा सत्र होगा। विधानसभा सत्र के अंदर एकनाथ शिंदे अपना बहुमत साबित करेंगे और उसके बाद से विधिवत सरकार चलेगी, मंत्रिमंडल बनेगा और माने तो जो एक ठहराव आया था 10 दिन का वो पूरा होने जा रहा है और एक नई सरकार बन चुकी है जो कि संभवतः विश्वास मत लेने के बाद में अपना काम शुरू कर देगी। 2019 में महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ था और इस चुनाव के बाद में जिस प्रकार के घटनाक्रम बने उसको लेकर के मैं आपके साथ रूबरू हूँ, आपके साथ चर्चा में हूँ और 5 चक्र में आपको समझाता हूँ, आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से 2019 के बाद और 2022 तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी गठबंधन हुआ, शिवसेना अलग हुई, शिंदे अलग हुए और अब मुख्यमंत्री बने। पहला घटनाक्रम आपको बताते हैं 2019 का, जब 2.5 दिन की सरकार बनी। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, गठबंधन में थे और दोनों पार्टियों ने मिलकर बहुमत हासिल किया था। भाजपा का कहना था कि गठबंधन इस शर्त पर हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन शिवसेना कहती थी कि दोनों पार्टियों के बराबर मंत्री बनाए जाएं और मुख्यमंत्री पद का बंटवारा 2.5 साल के लिए हो। भाजपा इस बात से पीछे हटी, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी, लिहाजा उसने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। कुछ जो टूटे हुए लोग थे उनमें से कांग्रेस के कुछ लोग तोड़े और कुछ लोग एनसीपी के तोड़े। तब से देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं कि उनके साथ एक धोखा हुआ। एक इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्हें लगता ही नहीं है कि वे मुख्यमंत्री नहीं रहे। तब से उन्होंने सत्ता में वापसी की कई कोशिश की हैं। इनमें से एक कोशिश एनसीपी के अजीत पवार के एक गुट के साथ सरकार बनाने की थी जो 2.5 दिन तक चल पाई और उसके बाद भी उन्होंने कुछ और प्रयास भी किए, लेकिन वो प्रयास, हालांकि जो महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार तो गिरा दिया देवेंद्र फडणवीस साहब ने, लेकिन खुद मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और अब दूसरा घटनाक्रम पे आपको ले चलते हैं कि शिवसेना जैसी कैडर आधारित पार्टी के इतने विधायकों को इकट्ठा करना आसान काम नहीं था। वो कैसे हुआ? भारतीय जनता पार्टी काफ़ी दिनों से रणनीति बना रही थी। इसमें भाजपा की भूमिका हो सकती है क्योंकि शिंदे विधायकों को लेकर गुजरात गए। गुजरात जहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ से मोदी और शाह आते हैं, वहाँ के भाजपा के नेता इस मामले पर लगातार बोल रहे हैं। इन विधायकों को वहाँ गुजरात पुलिस का समर्थन मिलता रहा। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि निश्चित तौर पर इसमें भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका रही। लोगों को यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि यह शिवसेना के अंदर उद्धव ठाकरे के खिलाफ नाराज़गी का नतीजा था। पार्टी के अंदर अंतर्विरोध बढ़ रहा था, लेकिन स्पष्ट अगर देखें तो इसमें साफ साफ दिखता है कि बीजेपी बहुत सेफ गेम खेल रही थी। दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार को अस्थिर करने की जो भाजपा की तैयारी थी वो काफ़ी समय से चल रही है। एक साथ शिवसेना जैसी कैडर आधारित पार्टी के इतने विधायकों को इकट्ठा करना आसान काम नहीं था। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति पर बहुत दिनों से काम कर रही थी और जिसे उन्होंने शिंदे साहब के नेतृत्व में कर दिखाया। आपको तीसरे घटनाक्रम दिखाते हैं। जो पिछला एक घटनाक्रम है कि अनिल देशमुख की जो गिरफ्तारी हुई थी और अनिल देशमुख की गिरफ्तारी से ही इस किले में सेंध लगाई गई। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की छापेमारी और गिरफ्तारी, यह दूसरी रणनीति है। इस रणनीति के मुताबिक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जैसी एजेंसियों के दौरान एनसीपी और शिवसेना के नेताओं के खिलाफ छापे की कार्रवाई चलती रही। हर हफ्ते किसी न किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। 2 मंत्रियों को ईडी की कार्रवाई के बाद जेल जाना पड़ा, पहले अनिल देशमुख और दूसरे नवाब मलिक। इसमें शिवसेना के विधायकों में डर बैठने की बात कही जा रही है। उन्हें लगता था कि अगला नंबर उनका हो सकता है। एक विधायक प्रताप सरनाइक ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर ईडी और सीबीआई से बचाने के लिए भाजपा के साथ हाथ मिला लेने की गुहार लगाई थी। आपको यह भी ध्यान होगा। अगले घटनाक्रम पर ले चलते हैं आपको, चौथे नंबर पर। एक समय था जब कोविड के समय उद्धव ठाकरे की छवि को बनाने की कोशिश की गई और कहीं बिगाड़ने की कोशिश की गई।
कोविड के दौरान लोगों से संवाद और उनसे लगातार संपर्क में रहने की वजह से जब उद्धव ठाकरे की छवि लोगों के बीच निखरने लगी तो बीजेपी को लगा कि उसका दाव उल्टा पड़ रहा है। उद्धव की छवि अच्छी होने से भाजपा की छवि खराब ना होने लगे, लिहाजा एक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। शिवसेना की सरकार को, जो महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उसके खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया। इतना करने के बाद भी भाजपा यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि इसमें कुछ नहीं था। यह शिवसेना और एनसीपी और उसके सहयोगी दलों के टकराव का नतीजा था। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि उद्धव ठाकरे अपने अंतर विरोधों से गिरी हुई सरकार के मुखिया थे और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अब बिल्कुल साफ है। जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे की सरकार बनाई गई, हालांकि लग ऐसा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जिस प्रकार से एकदम घटनाक्रम चला और मान लें कि जो बृहस्पतिवार को शाम को लगभग 2 घंटे के अंदर जो दिल्ली से संदेश जारी हुए, उसके बाद से यह तय था कि कहीं ना कहीं कुछ पक रहा था। और अब दिखाते हैं आपको प्रमुख घटनाक्रम 5वां नंबर जिसमें सरकार गिरी। किस प्रकार से गिरी सरकार, कैसे सरकार गिराई गई। महाराष्ट्र के अंदर 11 दिनों तक जो उठापटक चली थी, उसका जो सियासी उठापटक थी, उसका बृहस्पतिवार की देर शाम को अंत हुआ। शिवसेना से बगावत करने वाले नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, जो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, वे डिग्रेड हुए और उप मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार गिरने और फिर बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार बनने की स्क्रिप्ट अगर यह कहें कि बिल्कुल मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिरने और शिवराज सरकार के बनने की तरह रही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम को करीब से देखें तो 2 साल पहले बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। बस इस पर ट्रेजेडी थोड़ी सी बदली हुई थी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सत्ता के तख्ता पलट की कहानी काफ़ी हद तक कॉमन है। उसको इस बात से समझिए, ज़रूरत इन बातों पर नज़र डालने की है कि भाजपा शासित राज्यों में बागी विधायकों की बाड़ेबंदी हुई। दोनों राज्यों में, यानी कि मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र में, दोनों राज्यों में सरकार के तख्ता पलट में भाजपा ने ऐसी फील्डिंग जमाई जिसे कोई नहीं तोड़ पाया। भाजपा ने बागी विधायकों की बीजेपी शासित राज्यों में बाड़ेबंदी की और इस तरह से कि विपक्ष पूरी रणनीति को समझ भी नहीं सके। शिंदे गुट के विधायकों को पहले भाजपा शासित गुजरात के सूरत और फिर असम के गुवाहाटी में रुकवाया गया, जबकि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सभी बागी विधायकों को सीधे बेंगलुरु भेजा गया था, कर्नाटका के बेंगलुरु, जहां विधायकों को तब तक बाहर ही नहीं आने दिया गया था जब तक फ्लोर टेस्ट की स्थिति नहीं बन जाए, जहां दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब आपको बताएं कि एकदम से विधायक टूटे कैसे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सत्ताधारी दलों के विधायक एकदम से टूटे। पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में पहले इस बात की चर्चा चली कि कमलनाथ सरकार को समर्थन कर रहे निर्दलीय और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के कुछ विधायक बगावत करने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस के सभी नेता इन विधायकों को एकजुट करने में लग गए। उधर अचानक से सिंधिया गुट के 22 विधायक भोपाल से सीधे बेंगलुरु पहुंच गए और मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता को कानों कान खबर तक नहीं लगी। बाद में लाख कोशिशों के बावजूद, भरपूर प्रयासों के बावजूद कांग्रेस इन विधायकों को वापस लाने में कामयाब नहीं हो पाई और कमलनाथ जी की सरकार चली गई और शिवराज चौहान मुख्यमंत्री बन गए। महाराष्ट्र में जो बदलाव हुआ वो केवल ये हुआ कि भाजपा ने एक बड़ी रणनीति के तहत, यानी कि 2024 को आगे देखते हुए और उससे पहले 2023 में जो महाराष्ट्र में मुंबई नगर निगम का चुनाव होना, उन सबको देखते हुए एकनाथ शिंदे को आगे किया, एकनाथ शिंदे को चेहरा बनाया। भविष्य का राजनीतिक घटनाक्रम कैसा होगा इस पर भी नज़र रखेंगे और आपको भी जानकारी देंगे। इस प्रकार की जानकारी परक खबरों के लिए देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।